लोगन जो कि एक वॉल्वरीन है लिमो की बैक सीट पर जागता है। ये आधी रात का वक्त है। वो लड़खड़ाते हुए गाड़ी में से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मैक्सिको का एक गैंग इसकी गाड़ी के पहिए चोरी करने की कोशिश कर रहा है। लोगन खामोशी से मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान गैंग का एक आदमी इन पर शॉटगन से हमला कर देता है। लोगन दोबारा खड़े होते हैं और अपने पंजों को जाहिर करते हैं इस गैंग का मुकाबला करने के लिए जिसने इनके साथ बदतमीजी की थी और इन्हें मारा पीटा था। लोगन ज्यादा बेशतर चोरों को मार देते हैं इससे पहले कि वो वहां से भाग जाते। फिर फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये साल 2029 है। लोगन अभी भी 50 साल से ज्यादा उम्र के दिखाई नहीं देते, लेकिन लोगन की उम्र अब 170 साल से भी ज्यादा है। लोगन अब पहले की तरह फाइटर दिखाई नहीं देते जिस तरह से वो पहले थे। लोगन की सुपर ह्यूमन पावर्स कम हो रही हैं और मजीद इनके जिस्म में मौजूद एडामेंटियम इनको आहिस्ता आहिस्ता कमजोर और हलाक कर रहा है। इसके नतीजे में लोगन के जिस्म में दर्द और तकलीफ होती है और कभी कभी लोगन को खून की खांसी भी आती है। म्यूटेंट्स खत्म होने के किनारे पर पहुंच गए हैं और 25 सालों में कोई नया म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है। लोगन अब अपने बर्थ नेम जेम्स की शनाख्त से जिंदगी गुजार रहे हैं और एल पासो टेक्सास में एक लीमो गाड़ी चलाते हैं। लोगन एक दिन किसी कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं कि इनको एक औरत मिलती है जो लोगन से कहती है कि वो इनके बारे में सब कुछ जानती है और लोगन को मदद के लिए कहती है, मगर लोगन इसकी बात को नहीं सुनते। इसके बाद वो औरत जब लोगन के करीब से कार में गुजरती है तो इस कार में एक छोटी सी लड़की लोगन को देख रही होती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सुबह एक आदमी लोगन की कार में दाखिल होता है और अपने आप को डोनाल्ड पेरिस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये आदमी लोगन के बारे में बहुत कुछ जानता है और लोगन को बताता है कि इसने गैंग के जिन आदमियों को मारा है इन सब के बारे में भी इसे पता है और ये भी कि वो सरहद के बिल्कुल जुनूब में चार्ल्स जेवियर की देखभाल कर रहा है। डोनाल्ड पेरिस ये दावा करता है कि वो सिर्फ वही चीज चाहता है जो इस औरत गब्रिएला के पास है। इसका इशारा इस छोटी बच्ची की तरफ था। इसने लोगन को अपना कार्ड दिया और इसे कहा कि वो इसे कॉल कर कर बताए जब वो औरत गब्रिएला से दोबारा मिले। इस आदमी के जाने के बाद जब लोगन कार्ड को देखते हैं तो इनको पता चलता है कि ये आदमी एक बायोटेक्नोलॉजी कारपोरेशन अल्कली ट्रांसजन में एक सिक्योरिटी का सरबराह है। इसके बाद लोगन गुस्से से गाड़ी चलाकर वहां से चले जाते हैं। लोगन मैक्सिको की तरफ एक पुराने प्लांट की तरफ जाते हैं जहां पर वो एक कैलिबन म्यूटेंट और एक्जेवियर की देखभाल कर रहे होते हैं। चार्ल्स जेवियर एक दिमागी बीमारी में मुब्तला है जिसमें इनको दौरे पड़ते हैं। ये दौरे ऐसे हैरत अंगेज और शदीद होते हैं कि इनकी पहुंच में जो कोई भी होता है वो अपने होशो हवास खो देता है। लोगन एक ऐसे सीरम का इंतजाम करते हैं जिससे चार्ल्स जेवियर के दौरों को काबू में रखा जाता है। चार्ल्स जेवियर कुछ अर्सा पहले अपने स्कूल में अपने एक साथी एक्समैन के खो जाने की वजह से टूट गए हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। लोगन कैलिबन के साथ जेवियर के लिए दवाई हासिल करने के लिए बहस कर रहे होते हैं कि इसी दौरान लोगन को 2 मुसाफिरों के लिए नोटिफिकेशन मसूल होता है। वो एक मोटल की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ पर एक बार फिर इनकी मुलाकात इसी औरत गब्रिएला से होती है जो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ है जिसको वो अपनी 11 साला बेटी लोरा कहती है। गब्रिएला लोगन को $50,000 की पेशकश करती है कि वो इनकी नॉर्थ डकोटा में ईडन नामी जगह तक पहुंचने में मदद करें। गब्रिएला इन्हें एक लिफाफा देती है जिसके अंदर $20,000 होते हैं। लोगन हिचकिचाते हुए इनकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं और तैयारी के लिए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद लोगन जेवियर को बताते हैं कि इनका कश्ती खरीदने का ख्वाब हकीकत बन सकता है। ताहम जब लोगन मोटल पर वापस आते हैं तो इनको पता चलता है कि गब्रिएला का कत्ल हो चुका है और लोरा वो छोटी बच्ची लापता है। लोगन गब्रिएला का फोन देखते हैं तो इनको पता चलता है कि वो इन्हें मैसेज भेजने वाली थी कि वो जल्दी से जल्दी वहां इनके पास पहुंच जाएं। लोगन घर वापस आ जाते हैं और इस वाक़े की वजह से बहुत उदास और गमज़दा होते हैं, लेकिन ये देखकर वो दंग रह जाते हैं कि लोरा ने अपने आप को इनकी कार के ट्रंक में छुपा लिया था। इसी दौरान पेरिस वहां आ जाता है और लोगन से लोरा के बारे में पूछता है। जब लोगन कहता है कि इसे नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ है तो वो ज़बरदस्ती लोगन से लोरा की पूछगछ करने लगता है। अचानक लोरा पेरिस के सर पर एक पाइप जोर से मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेवियर जोशो खरोश से इस छोटी बच्ची की मेजबानी करता है और लोगन को राजी करने की कोशिश करता है कि वो इसकी मदद करे। लोगन कैलिबन से कहता है कि पेरिस को सहरा में नदी के पास ले जाए और इसे वहां छोड़ आए। अपनी हसास जिल्द को सूरज से बचाने के लिए कैलिबन बहुत सारे कपड़े पहन लेता है और पेरिस को गाड़ी में डालकर सहरा में ले जाता है जहां पर पेरिस के साथी इसको बचाने के लिए आ जाते हैं और कैलिबन को पकड़ लेते हैं। पेरिस अपने आदमियों के साथ दोबारा प्लांट पर आ जाता है जहां पर वो लोगन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और लोरा को पकड़ने के लिए पेरिस अपने 3 आदमी प्लांट के अंदर भेजता है जहां पर लोरा खामोशी से खाना खा रही होती है। वो सब बाहर खड़े अंदर से हंगामे, चीखों पुकार और गोलियों की आवाज़ें सुनते हैं। लोरा बाहर आती है और इन 3 आदमियों में से एक का सर पेरिस की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपने हाथों से 2 क्लॉज निकालती है
और खौफनाक तरीके से पैर्स के आदमियों पर हमला कर देती है। लोगन आखिरकार इसकी लड़ाई में मदद करता है और जेवियर और लॉरा के साथ अपनी कार में वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कैलिबन को पकड़कर रोशनी में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है ताकि इसकी मदद से इन तीनों को ट्रैक किया जा सके। लोगन जेवियर से कहता है कि आखिर लॉरा कौन है, तो जेवियर कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो है। लोगन कोई सुराग ढूंढने के लिए गब्रिएला का फ़ोन देखता है तो इसे एक वीडियो मिलती है जिसमें बताया गया था कि वो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसजन के लिए काम करती थी, लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले ही मोबाइल बंद हो जाता है। फिर फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सामान खरीदने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं जहां पर एक आदमी लॉरा को चिप्स और ऐनक चुराने से रोकता है, जिसको लॉरा ज़मीन पर पलट देती है और अपने पंजों से इसको मारने वाली होती है कि लोगन मुदाखलत करता है और इसे कहता है कि ये ठीक नहीं है। इसके बाद वो एक फ़ोन चार्जर और सिगरेट लेकर चला जाता है। फिर इस रात फ़ोन के चार्ज होते ही लोगन गब्रिएला का बाकी वीडियो देखता है तो इसे पता चलता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में जिसकी सरबराही डॉक्टर जैन राइस ने की थी नर्स की हैसियत से काम करती थी और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद इन बच्चों को सुपर सोल्जर में तब्दील करना था। इन बच्चों में लॉरा भी शामिल थी, मगर ये तजर्बा इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ये बच्चे अहकामात पर अमल करने से इनकार कर रहे थे और X-24 के मुतारफ़ होने के साथ ही ये फैसला किया गया कि इन बच्चों को ख़त्म कर दिया जाए। इन बच्चों को मरता देखने की बजाय गब्रिएला ने इन बच्चों को वहाँ से फरार करने में इनकी मदद की और ईडन नाम का मुकाम मुंतखब किया जहाँ पर ये बच्चे आज़ाद और महफूज रह सकते थे। गब्रिएला इस वीडियो में ये भी एतराफ़ करती है कि वो लॉरा की माँ नहीं है, मगर वो इससे वैसे ही प्यार करती है और ये उम्मीद रखती है कि लोगन भी इसका बाप होने की हैसियत से इसको महफूज रखेगा। इसके बाद ये तीनों ओक्लाहोमा शहर में दाखिल होते हैं और एक होटल में रहाइश इख्तियार करते हैं जहाँ पर लोगन को पता चलता है कि लॉरा एक एक्समैन कॉमिक बुक पढ़ रही है। लोगन लॉरा से कहता है ये कहानी सिर्फ खाली तस्वुरात के अलावा कुछ भी नहीं है और जिस जगह ईडन का जिक्र इस कॉमिक बुक में किया गया है वो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। लोगन ये कहते हुए जेवियर और लॉरा को कमरे में छोड़कर नीचे चले जाते हैं जहाँ इनको पता चलता है कि पैर्स के आदमी इनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए हैं। फिर अचानक सब लोग बेहिस और साकन हो जाते हैं और लोगन को एहसास होता है कि जेवियर को फिर दिमाग का दौरा पड़ा है। इस दौरे के असर में सिर्फ लोगन ही मज़ाहमत करने वाले शख्स होते हैं जो कोशिश करके अपने आप को इनके कमरे तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहां पर पहले ही पैर्स के आदमियों ने जेवियर और लॉरा को पकड़ रखा होता है, मगर जेवियर के दौरे की वजह से वो सब बेहिस खड़े होते हैं। लोगन जेवियर को सीरम का इंजेक्शन लगाने से पहले इन आदमियों को मार देते हैं और जब दौरा ख़त्म होता है तो ये तीनों होटल से भाग जाते हैं। जब वो सड़क पर जा रहे होते हैं तो रेडियो पर यह खबर सुनते हैं कि ओक्लाहोमा शहर में आज बिल्कुल वैसा ही वाक़या पेश आया जैसा कि 1 साल पहले वेस्टचेस्टर में पेश आया था, लेकिन लोग रेडियो बंद कर देते हैं। वो रोड पर एक पिकअप के साथ एक्सीडेंट से बहुत मुश्किल से बचते हैं जिसमें घोड़े भी सवार होते हैं और वो पिकअप अचानक रोड से नीचे की तरफ उतर जाती है। जेवियर लोगन को इनकी मदद के लिए कहते हैं और घोड़ों को वापस पिकअप तक लाने के लिए अपनी टेलीपैथिक पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पिकअप का ड्राइवर खुद को विल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो अपनी बीवी और बेटे के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लोगन इनकी पिकअप को खाई से निकालने में इनकी मदद करते हैं और विल की बीवी कैथरीन लोगन और इसकी फैमिली को रात के खाने की दावत देती है जो जेवियर बखुशी कबूल कर लेते हैं। फिर अचानक इनके घर के पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो विल वाटर पंप ठीक करने के लिए घर से बाहर जाता है तो लोगन भी इसके साथ चले जाते हैं। वो पंप को ठीक कर रहे होते हैं कि इनके सामने कुछ आदमी आ जाते हैं जिनका सरबराह इस ज़मीन का मालिक होता है जहाँ पर वो खड़े होते हैं। वो आदमी विल को डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं मगर लोगन इनको वहाँ से मारकर भगा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ घर में जेवियर बिस्तर पर पड़े होते हैं और इन्हें एहसास होता है कि लोगन इनके कमरे में दाखिल हो रहा है और वो 1 साल पहले वाक़े पर अफसोस का इज़हार करने लगते हैं। जब इनको वेस्टचेस्टर में दिमागी दौरा पड़ा था तो इसमें इनके काफ़ी स्टूडेंट्स और एक्समैन की डेथ हो गई थी, मगर वो लोगन नहीं, लोगन का क्लोन X-24 होता है जो अपने क्लास जेवियर की चेस्ट पर रख देता है। लॉरा जेवियर को बचाने के लिए इस पर हमला करती है तो वो बेरहमी से लॉरा को पकड़ लेता है और कैथरीन और इसके बेटे को मार देता है। लोगन जब घर वापस आता है तो जेवियर की तरफ भागता है जो अभी मुश्किल जिंदा होते हैं। जब लोगन जेवियर को सीढ़ियों से नीचे उतार रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विल के घर के बाहर डॉक्टर राइस और पैर्स लोगन के क्लोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसने लॉरा को पकड़ लिया होता है।
इसी दौरान जिन आदमियों को लोगों ने वाटर पंप ठीक करते हुए डराकर भगा दिया होता है वो अपना बदला लेने के लिए वापस विल के घर आ जाते हैं, जिनका सामना X-24 से हो जाता है, जो इन्हें भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद लोगों ने X-24 का मुकाबला करते हैं और लोरा को आज़ाद करवाकर वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान कैलिबन जो पेरिस की कैद में होता है 2 दस्ती बम फेंक देता है, जिससे वैन फट जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉयस X-24 का इलाज कर रहे होते हैं ताकि इसके जरिए लोगन को दोबारा पकड़ा जा सके। लोगन चार्ल्स ज़ेवियर की बॉडी को एक जंगल में ले जाते हैं और वहां इन्हें कब्र में दफन कर देते हैं, जबकि लोरा ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद लोगन गुस्से से कार को तोड़ना शुरू कर देते हैं और गम और दुख की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लोगन की आंख एक क्लिनिक पर खुलती है और वहाँ डॉक्टर इसे कहता है कि वो जानता है कि लोगन एक म्यूटेंट है और वो इनकी मदद करना चाहता है, मगर लोगन इनकार कर देते हैं और लोरा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। कार में लोगन लोरा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने इन्हें क्लिनिक तक पहुँचाया, जिसका जवाब वो स्पेनिश लैंग्वेज में देती है। लोगन हैरान हो जाते हैं कि इससे पहले आखिर वो क्यों नहीं बोल रही थी, मगर लोरा स्पेनिश लैंग्वेज में अपने दोस्तों का नाम लेना शुरू कर देती है कि इसे अपने दोस्तों से ईडन में मिलना है। लोरा लोगन को फोर्स करती है कि वो इसे वहां जल्दी लेकर जाएं, मगर लोगन इनसे कहते हैं कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, मगर वो लोरा की जिद के सामने बेबस हो जाते हैं। लोगन सफ़र के दौरान थकावट और बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से नींद और बेहोशी की कंडीशन में चले जाते हैं। फिर बाकी ईडन तक का सफ़र लोरा गाड़ी ड्राइव करके तय करती है। जब लोगन को होश आता है तो वो देखते हैं कि एक पहाड़ पर लोगन को लिफ्ट के ज़रिए खींचा जा रहा है। जब लोगन नींद में होते हैं तो बच्चे मजाक में लोगन की शेव कर देते हैं, जिससे वो ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिस तरह जवानी में दिखाई देते थे, मगर लोगन इस बात पर ज़रा भी खुश नहीं होते और इन्हें कहते हैं कि बच्चों ये कोई मजाक नहीं। फिर हमें फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिक्टर लोगन को एक सीरम देता है जो इन बच्चों को ट्रांसजन में री-एनर्जाइज और जख्म बढ़ने के लिए दिया जाता था। रिक्टर लोगन को कहता है कि वो इसे सारा एक वक्त में इस्तेमाल ना करे। लोगन लोरा को कहता है इसने लोरा को ईडन पहुंचाकर अपना काम पूरा कर दिया है। मजीद लोगन लोरा को जज्बाती होकर कहता है कि लोरा इससे नाराज़ ना हो, क्योंकि वो रिश्तों के लिए नहीं बना, क्योंकि वो जिस किसी से भी प्यार करता है वो इससे दूर हो जाता है। अगली सुबह जब लोगन सोकर उठते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बच्चे वहाँ से ईडन की तरफ चले जाते हैं। लोगन भी जब वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो देखते हैं कि पेरिस ने बच्चों को ट्रैक कर लिया और बच्चों की ज़िंदगी लोगन क्योंकि बहुत ज़ख्मी और कमज़ोर हो चुके होते हैं, इसलिए लोगन री-एनर्जाइज और हीलिंग सीरम सारे का सारा एक वक्त में ही अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे पेरिस के आदमियों को मार देते हैं। फिर लोगन का सामना डॉक्टर रॉयस से होता है, जिसने बच्चों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया होता है। डॉक्टर रॉयस लोगन से कहता है कि वो वल्वरीन के हाथों हलाक होने वाले शख्स का बेटा है जिसे लोगन ने मार दिया था। मज़ीद डॉक्टर रॉयस ये जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं कि इसने ही वो वायरस बनाया था जिसकी वजह से म्यूटेंट इस दुनिया से ख़त्म हो गए। लोगन डॉक्टर रॉयस की मज़ीद कोई बात सुने बगैर इसे गोली मार देते हैं। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि लोगन का सामना एक बार फिर इसी के क्लोन X-24 से होता है। इसी दौरान बच्चे पेरिस को पकड़ लेते हैं और कलेक्टिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको मार देते हैं। दूसरी तरफ लोगन के जिस्म में हीलिंग और री-एनर्जाइज सीरम का असर ख़त्म हो रहा होता है। लोगन बच्चों से कहता है कि वो सब यहाँ से भाग जाएं, मगर इसी दौरान X-24 पीछे से लोगन पर हमला कर देता है और लोगन को खींचता हुआ बैक साइड से एक दरख्त के नुकीले तने पर बुरी तरह से मार देता है। लोरा इसी वक्त एडमिंटम की गोली से X-24 को इसके हेड पर शूट कर देती है और लोगन के पास भागती हुई जाती है और इसे दरख्त के तने से आज़ाद करवाती है, मगर लोगन के जख्म ठीक नहीं हो रहे होते। लोगन आंसुओं के साथ लोरा को दूसरे बच्चों के साथ चले जाने को कहता है। लोरा रोती हुई लोगन को डैडी कहती है, जिसके बाद लोगन मरने से पहले कहता है कि सो दिस इज़ व्हाट इट फील्स लाइक। फिर हम फिल्म के आखिरी सीन में देखते हैं कि बच्चे लोगन को एक कब्र में दफना देते हैं और लोरा लोगन की कब्र पर कुछ फिक्रे बोलती है जो इसने और चार्ल्स ज़ेवियर ने ओक्लाहोमा के होटल में शेन फिल्म देखते हुए सुने थे। एक आदमी को वही होना चाहिए जो वो है। मरने मारने से कुछ हासिल नहीं होता, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम सीधा अपनी माँ के पास चले जाओ और इसे सब कुछ बता देना। बच्चे लोगन की कब्र पर प्रे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इनका फ्यूचर गैर यकीनी मगर आज़ाद होता है। लोरा लोगन की कब्र पर स्लीप का निशान इस तरह से रखती है कि वो एक एक्स की तरह नज़र आने लगता है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।